हेलो गाइस, मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस में। सर, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बात की थी संविधान की, संविधान है क्या, और पार्ट 2 में बात की संविधान के निर्माण की, उसका निर्माण कैसे हुआ। आज हम बात करेंगे संविधान व्यवस्था के वो महत्वपूर्ण 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संविधान सीरीज में हम तीनों अंगों पर बात करेंगे। शुरुआत कार्यपालिका से। कार्यपालिका को सरल शब्दों में सरकार भी कह सकते हैं, यानी व्यवस्था का वो हिस्सा जो असल में उसे चला रहा है। कार्यपालिका के अहम हिस्से हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। पहले बात राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का पद देश का सबसे ऊंचा और सम्मानित पद है। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। सरकार की सारी शक्तियाँ उनमें निहित होती हैं और सारे आदेश उनकी तरफ से ही किए जाते हैं। वो अपने मताधिकारियों के जरिए प्रशासन करते हैं। राष्ट्रपति सेना के सुप्रीम कमांडर हैं। वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषदों की नियुक्ति करते हैं। संसद का सत्र उनके आदेश पर ही बुलाया जाता है। कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद या किसी पार्टी को बहुमत ना होने की स्थिति में लोकसभा भंग करने का आदेश भी राष्ट्रपति जारी करते हैं। संसद के पास कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून कहलाता है। कुछ विधेयक तो ऐसे हैं जो उनकी मंजूरी के बिना संसद में पेश ही नहीं हो सकते, जैसे वित्त विधेयक। वैसे तो राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान के अनुसार एक संवैधानिक हेड का पद है, यानी मुखिया का पद। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय से काम करता है, लेकिन संविधान में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का माना गया है। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर सकते हैं। मतलब जब संसद कोई कानून पारित करने की स्थिति में ना हो और कोई कदम उठाने की तुरंत आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करते हैं। इसका दर्जा कानून के बराबर होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह साफ कह चुका है कि अध्यादेश एक अस्थायी प्रावधान है। तय समय सीमा के भीतर अध्यादेश को संसद से पास करवाना जरूरी है। फांसी या कोई सजा पा चुके लोगों को माफ़ी का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। माफ़ी की अर्जी पर राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट यह जरूर दे सकती है कि राष्ट्रपति ने फैसला लेते वक्त सभी तथ्यों को ठीक से देखा या नहीं। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां भी हैं। अनुच्छेद 352 के तहत वो पूरे देश या किसी हिस्से में आपातकाल की घोषणा करते हैं। अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई हो तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति वहां की सरकार को बर्खास्त कर शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। राष्ट्रपति के अधिकारों पर चर्चा कर लेने के बाद यह समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक प्रमुख का तो है, लेकिन असली शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास हैं। आर्टिकल 74 ये साफ कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक ही काम करते हैं, यानी अपनी सारी शक्तियां का इस्तेमाल राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे विषय हैं जहां राष्ट्रपति खुद फैसला लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त करना है, ये फैसला राष्ट्रपति अपने विवेक से लेते हैं। अगर किसी पार्टी को साफ बहुमत ना मिला हो तो राष्ट्रपति देखते हैं कि कौन सा नेता ऐसा है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन मिल सकता है। उस नेता को पीएम नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति उसे बहुमत साबित करने को कहते। विश्वासमत हो चुका मंत्रिपरिषद अगर लोकसभा को भंग करने के लिए कहता है, उसकी मंशा दोबारा चुनाव की है, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो यह देखते हैं कि क्या कोई और गठबंधन है जो स्थायी सरकार दे सकता है। सदन में विश्वासमत खो चुका मंत्रिपरिषद अगर खुद इस्तीफा ना दे रहा हो तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव पर बात कर लेते हैं। संविधान निर्माताओं के सामने यह विचार आया कि देश के सबसे बड़े पद के लिए
सीधे जनता के मतदान से चुनाव क्या सही रहेगा? लेकिन संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति जनता की तरफ से सीधा चुना जाता है तो उसे सरकार की वास्तविक शक्तियों से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत में राष्ट्रपति के पद का सिर्फ संवैधानिक प्रमुख रखने का फैसला पहले ही लिया जा चुका था। ऐसे में तय हुआ कि अप्रत्यक्ष मतदान के जरिए राष्ट्रपति को चुना जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी निर्वाचक परिषद होती है, जिसके सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधान परिषदों के चुने हुए सदस्य वो सब उसके मेंबर होते हैं। इस प्रकार यह प्रयास किया गया कि राज्यों के प्रतिनिधित्व भी इलेक्टोरल कॉलेज का अंग हो। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। राष्ट्रपति के चुनाव का पर्चा भरते वक्त एक उम्मीदवार के कम से कम 50 सांसद या विधायक प्रस्ताव होने चाहिए। उसका अनुमोदन 100 सांसदों या विधायकों की तरफ से होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में हर वोट का मूल्य तय किया गया है। जो छोटे राज्य हैं वहाँ के विधायकों के वोट का मूल्य बड़े राज्यों की तुलना में कम होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोट का मूल्य विधायकों के वोट से अधिक होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी योग्यताएं और शर्तें हैं। 35 साल से अधिक उम्र का जो भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अगर वह केंद्र या राज्य सरकार या उससे जुड़ी संस्थाओं में किसी लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें अपवाद सिर्फ उपराष्ट्रपति के पद का है। उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब सरकार के सबसे अहम हिस्से मंत्री परिषद और उसका नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री की बात। अनुच्छेद 74 में यह लिखा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से काम करेगी, यानी राष्ट्रपति अपनी तरफ से सीधे कोई कदम नहीं उठा सकती। उन्हें मंत्री परिषद की सलाह माननी होती है। मंत्री परिषद की अहमियत का पता इस बात से भी चलता है कि राज्यों में तो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था संविधान में है, लेकिन केंद्र में राष्ट्रपति शासन की कोई व्यवस्था संविधान में नहीं दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति के काम करने के लिए मंत्रिमंडल का होना जरूरी है। यही वजह है कि जब कोई सरकार लोकसभा में बहुमत खो देती है तब राष्ट्रपति उसे नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक के तरीके से काम करते रहने को कहती है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह साफ लिखा है कि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सलाह लिए कोई आदेश देते हैं तो वह संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। संविधान के 44वें संशोधन में यह बात दी गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की किसी सलाह से आश्वस्त ना हो तो उसे दोबारा विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकते हैं। अगर वही सलाह मंत्रिमंडल फिर से भेजता है तो राष्ट्रपति को उसे मानना होगा। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति है, लेकिन उस पर राइडर है कि वो कैबिनेट की राय पर ही कार्य करता है। कैबिनेट राष्ट्रपति को जो सलाह देती है उसे गोपनीय माना जाता है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अदालत भी उसकी समीक्षा नहीं कर सकती, उसे पेश करने का आदेश नहीं दे सकती। कैबिनेट के फैसले या राष्ट्रपति को भेजी सलाह कोर्ट में तभी रखी जाती है जब सरकार खुद उसे रखना चाहे। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा पर काम करता है। जो फैसले लिए जाते हैं वह पूरे मंत्रिमंडल के साझा फैसले होते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी की इसी अवधारणा के तहत संसद में किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ऐसा प्रस्ताव पूरी सरकार के खिलाफ रखा जाता है। उसी तरह मंत्री सरकार के फैसले से बंधे होते हैं या उम्मीद की जाती है कि सरकार के फैसलों पर सारे मंत्री
एक स्वर में बात करेंगे। अगर कोई मंत्री किसी फैसले से सहमत नहीं है, उसके खिलाफ बोलना चाहता है, तो उसे पहले अपने पद को छोड़ना होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी की बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी आप लाइक करिए या सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कुछ भी करिए, क्योंकि वीडियो अच्छी होगी तो आप ज़रूर लाइक करोगे, है ना। लेकिन अगर आप अनलाइक करते हैं तो उसकी वजह ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि वो मैं मिस्टेक रिपीट ना करूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।